हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मास डायनामिक। आज हम बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन को हम द ग्रेट वॉर, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स या ग्लोबल वॉर आदि नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता था कि यह लड़ाई अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है और अगले 60 से 70 वर्षों तक ऐसा युद्ध कभी नहीं होगा। किंतु इसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका नाम बदलकर वर्ल्ड वॉर वन रख दिया गया। वर्ल्ड वॉर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें दुनिया के कई देश आपस में लड़े और कई लोगों की जानें गई। ये विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। हम बात करते हैं उन कंट्रीज़ के बारे में जो कि इस विश्व युद्ध में लड़ी थी। ये युद्ध दो ग्रुप्स में लड़ा गया था। एक था अलाइड पावर्स और दूसरा सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स जिसके सदस्य थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली, और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स जिसके सदस्य थे जर्मनी, ऑटमन एम्पायर जहाँ आज टर्की स्थित है, और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जहाँ आज बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ है। इससे पहले हम बात करें इनके कॉजेज़ यानी कारणों के बारे में। हम बात करेंगे मुख्य अलायंसेस यानी संधियों के बारे में। अपनी पावर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अलग अलग देशों ने एक दूसरे के साथ गुप्त समझौते कर लिए। किसी भी दूसरे देश को यह पता नहीं था कि इन देशों में अलायंसेस यानी गुप्त समझौते हुए हैं। उनमें से मुख्य समझौते हैं नंबर 1 ट्रिपल अलायंस। यह जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में 1882 ईस्वी में हुआ था, जिसके अनुसार अगर कोई देश इनमें से किसी एक पर हमला करता है तो तीनों मिलकर उसका डिफेंस करेंगे। नंबर 2 ट्रिपल एंटोंट। यह 1907 में फ्रांस और ब्रिटेन और रशिया के बीच में हुआ था। पहले 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ जिसे एंटोंट कोर्डियल कहते हैं, और जब 1907 में रशिया का इनसे समझौता हुआ तो यह ट्रिपल एंटोंट बन गया। अब हम बात करते हैं युद्ध के कारणों के बारे में। तो सबसे पहले है अलायंसेस यानी संधियाँ। हम अभी इनके बारे में बात कर चुके हैं। इसके कारण कई देशों ने युद्ध में हिस्सा लिया। नंबर 2 पर है मिलिट्रिज्म। हर देश अपने आप को अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए नए नए हथियार, नए नए टैंक, मशीन गन्स और बड़ी व अधिक शक्तिशाली सेना व जहाज बनाने की दौड़ में लगे हुए थे। इन सब की दौड़ में ब्रिटेन और जर्मनी सबसे आगे थे। वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। इसी दौड़ में अपने आप को सबसे आगे रखने के लिए सभी देशों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और यह वर्ल्ड वॉर का मुख्य कारण बना। नंबर 3 पर है एम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। साधारण शब्दों में कहे तो उस समय के पश्चिमी यूरोप में के देश चाहते थे कि दूसरी देशों पर अपना राज करके अपनी मेन पावर यानी आर्मी और सभी रिसोर्सेज को बढ़ाएं। ब्रिटेन इस मामले में सबसे आगे था क्योंकि उसने भारत को भी अपने अधीन कर लिया था। एक समय में तो ब्रिटेन 25% दुनिया पर अपना राज कर चुका था। इसमें सभी यूरोपियन देशों ने अफ्रीका पर कब्जा करना शुरू कर दिया क्योंकि ये एरिया में काफ़ी बड़ा था। डेथ ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड 28 जून 1914। इस घटना का वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा संबंध है। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे और बाद में राजा बनने वाले थे। एक बार ये ऑस्ट्रिया हंगरी के साराजेवो नाम के शहर में एक टूर पे आए थे। साराजेवो शहर अब बोस्निया गांव में है। यहाँ पर ब्लैक हैंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन पर हमला किया और उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब प्रिंस की मौत के बाद लोग भड़क उठे और सर्बिया को धमकी देने लगे, क्योंकि सर्बिया बोस्निया के पास का एक देश है जहाँ के अधिकारियों ने बोस्निया के प्रिंस को मरवाकर बोस्निया को आज़ाद करवाने की साजिश रची थी। जुलाई क्राइसिस जुलाई 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बिना युद्ध किए सर्बिया को अपने हवाले होने के लिए कहा। सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी क्योंकि इन दोनों देशों में स्लाविक लोग रहते थे और रशिया पहले से ही इस बात में इंटरफेयर करना चाहता था। अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगी क्योंकि इन दोनों देशों में 1882 ईस्वी में एक संधि हुई थी
इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट किया। इसे जुलाई क्राइसिस भी कहते हैं क्योंकि ये सब 28 जून 1914 में प्रिंस की मौत के बाद जुलाई महीनों में हुआ था। वॉर डिक्लेयर्ड। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने सर्बिया पर युद्ध करने की घोषणा कर दी। उसके बाद रशिया ने जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा कर दी और कुछ ही दिन बाद फ्रांस ने भी जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा कर दी क्योंकि रशिया और फ्रांस में एक संधि हुई थी जो कि ट्रिपल एंटोंट थी। पर इटली ने, जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ एक संधि में बंधा हुआ था, उसने यह कहकर अपना दल बदल लिया कि उसका समझौता केवल डिफेंस के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ हुआ था, ना कि अटैक करने के लिए। और युद्ध के शुरुआती कुछ महीनों से ही ट्रिपल एंटोंट की तरफ से लड़ना शुरू कर दिया। अब जुलाई क्राइसिस के बाद अगस्त 1914 में युद्ध की शुरुआत हुई। जर्मनी वर्सेस फ्रांस। सबसे पहले जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया क्योंकि रशिया की आर्मी और रिसोर्सेज ज़्यादा थे और वे फ्रांस को सबसे पहले रास्ते से हटाना चाहते थे। बाद में वे रशिया पर अटैक करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बेल्जियम का रूट चुना और फ्रांस पर अटैक किया। जैसे ही जर्मनी की आर्मी बेल्जियम के रास्ते घुसी, ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में भी 1839 ईस्वी में एक संधि हुई थी जिसमें ब्रिटेन को बेल्जियम की रक्षा करनी थी और इसलिए ब्रिटेन ने भी अपनी आर्मी को फ्रांस की मदद के लिए भेज दिया। जर्मनी फ्रांस में घुसने में तो सफल हुआ लेकिन फ्रांस को हरा नहीं पाया क्योंकि ब्रिटेन ने आकर फ्रांस को सपोर्ट किया और दूसरी ओर ईस्ट में जर्मनी ने रशिया के लगभग 3 लाख सैनिकों को मारकर उसे पछाड़ दिया। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने रशिया पर 29 अक्टूबर 1914 में अटैक किया क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने दुश्मन थे और एक दूसरे पर कंट्रोल करना चाहते थे। इसका दूसरा कारण यह भी है कि रशिया जिस समुद्री रूट से दुनिया के साथ जुड़ा हुआ था वह ऑटोमन एम्पायर के पास डार्डेनेल्स स्टेट्स की ओर से जाता था। इस मैप में देख सकते हैं यह रूट रशिया का मेन ट्रेड रूट है, इसलिए रशिया चाहता था कि ऑटोमन एम्पायर उसके रास्ते में कोई बाधा न डाले, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतरे। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने स्विस कैनाल पर हमला किया क्योंकि ब्रिटिश और इंडिया को जोड़ने वाली यह एक इम्पोर्टेंट कड़ी थी। हालांकि बाद में उसे बचा लिया गया। लगभग 3 साल तक न जर्मनी आगे बढ़ा न फ्रांस। उस समय लड़ाई ट्रेंचेस में होती थी। यह जमीन के अंदर निकाली गई नालियों जैसी जगह होती है जहां सैनिक गोलियां चलाते हैं और यह डिफेंस में भी काम आती है। सैनिक अपना ज़्यादातर समय यहीं गुजारते थे। बैटल ऑफ सोम 1 जुलाई 1916 से 18 नवंबर 1916 तक चला। इसमें अलाइड पावर्स के एक दिन में 80,000 सैनिक मारे गए जिसमें से ज़्यादातर ब्रिटेन के थे। फ्रांस और ब्रिटेन ने अफ्रीका में जर्मनी की कॉलोनीज पर हमला कर दिया। उसी तरह दूसरी ओर जापान ने भी माइक्रोनेशिया और चाइना में जर्मनी की कुछ कॉलोनीज पर हमला कर दिया। जापान युद्ध में ब्रिटेन के साथ हुई संधि के कारण कूद पड़ा। ब्लैक सी में ऑटोमन एम्पायर ने रशिया के कुछ बंदरगाहों पर हमला करना शुरू कर दिया। टर्की यानी ऑटोमन एम्पायर के गैलीपोली शहर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आर्मी ने हमला कर दिया पर उसे पूरी सफलता नहीं मिली। जर्मनी और ब्रिटेन में नेवल वॉर शुरू हो गया, लेकिन यहाँ जर्मनी की बनाई गई सबमरीन्स ने अलाइड शिप्स पर हमला करना शुरू कर दिया। इन सबमरीन्स को यू बोट्स भी कहा जाता था। अमेरिका एंटर्स इन वॉर। पहले तो जर्मनी अलाइड शिप्स पर ही अटैक किया करता था। बाद में जर्मनी ने पैसेंजर शिप्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया जिसमें आम लोग अमेरिका से यूरोप जाते थे। एक बार 1200 लोगों की ऐसी ही एक बोट में मौत हो गई, इसलिए अप्रैल 1917 में अमेरिका ने भी वॉर को ज्वाइन किया क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे लोग इस अटैक में मारे गए थे। एंडिंग ऑफ वॉर। अब यूएसए रोजाना अपने 10,000 सैनिक रोज ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के खिलाफ भेज रहा था। दूसरी ओर रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ और एक गवर्नमेंट बनी फरवरी 1917। कुछ समय बाद अक्टूबर 1917 में एक और क्रांति आई जिसमें लेनिन नाम के एक नेता ने सत्ता में आने के लिए जर्मनी के साथ एक शांति समझौता किया और अपनी ओर से युद्ध को रोक दिया। अब जर्मनी के खिलाफ एक तरफ लड़ाई चल रही थी यानी ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से, लेकिन अब अमेरिका भी ब्रिटेन के साथ खड़ा था जिसके पास बहुत सारी सेना और रिसोर्सेज थे। अब अंत में एलाइड पावर्स की आर्मी ने हर तरफ से हमला जारी रखा और सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी को हरा दिया।
और 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जर्मनी के युद्ध विराम समझौते पर साइन करवाई। अगले साल 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस फाइनल हुई। इसके अकॉर्डिंग बहुत सी शर्तें थी। इसमें जर्मनी को इस युद्ध का दोषी ठहराया गया और जर्मनी को बहुत सारा फाइन देना पड़ा। जर्मनी बहुत सालों तक इस फाइन को ख़त्म नहीं कर पाया। अभी 2010 में जर्मनी इस फाइन को चुका पाया है और बहुत सी कंट्रीज़ पे बहुत सारा कर्जा आ गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। नंबर 1, बहुत से एम्पायर ख़त्म हुए, जैसे कि जर्मनी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, रशिया एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। बहुत से नए देश बने, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी, यूगोस्लाविया और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी किंगडम के अंदर आती थी। इसके अलावा पोलैंड, इंग्लैंड, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया जैसी बहुत सी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई। नंबर 3, लड़ाई के दौरान 17 मिलियन लोग मारे गए। नंबर 4, कई बीमारियां फैलने के कारण 50 मिलियन लोग मारे गए। नंबर 5, मेल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई। नंबर 6, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कई देश उधार में चले गए। नंबर 7, जर्मन कॉलोनीज अब ब्रिटिश और फ्रांस की हो गई है। नंबर 8, यूएसए इंटरनेशनल पावर बनने वाला था। इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। भारत उस समय ब्रिटिश कॉलोनी था, तो लगभग 13 लाख भारतीय लोग ब्रिटिश की ओर से लड़े। लगभग 50,000 सैनिक मारे गए और इसके लिए इंडिया गेट मेमोरियल बनाया गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए।